नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको टीवी इंडस्ट्रीज़ में जिनका बहुत बड़ा नाम है रूबरू कराता हूँ। मुंबई की धरती से हमारे बीच में आई है जिनका नाम है अंजलि अरोरा। यूँ तो आप सभी ने कई टेलीविज़न शो में उनको आपने देखा होगा। उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ ऐसी बातें, कुछ अनुभूतियाँ, कुछ कहानी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, यादें हैं, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे अंजलि अरोरा जी से। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया, धन्यवाद। अंजलि जी, आपके बारे में हमने सुना देखा भी है, कई टेलीविज़न में आपने बहुत अच्छे एक्टिंग की है। ये जो आपकी एक्टिंग की दुनिया है, कैरियर, ये कब से और कैसे शुरू हुई, ज़रा वहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आप इसको जोक ही कहेंगे एक तरह से, हाँ हाँ। क्योंकि मैं अभी आप लोगों से जुड़ी हूँ और मुझे काफ़ी ज्ञान हो चुका है। तो एक्टिंग की शुरुआत तो ये समझो मेरे पैदा होने से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। क्योंकि बराबर। हर इंसान एक एक्टर है, लेकिन शुरू से ही नटखटपना, चुलबुलापना मुझ में कुछ ज़्यादा ही था। और लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं था, फिल्म लाइन से जुड़ा अपना करते थे। और मैं कथक डांस करती थी मेरे स्कूल में। अच्छा। एक पैर पे मैं 27 चक्कर लगाती थी। अच्छा। तो मेरे स्कूल में मतलब जब मैं थी तो टीवी में बहुत प्रोग्राम्स आए। फिर ऐसे जैसे कहीं जगजीत सिंह चित्रा सिंह का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे हम डांस कर रहे थे तो मुझे काफ़ी अवार्ड भी मिला, टीवी वगैरह गिफ्ट मिला था। तो ये सब तो एक रहते हुए फिल्म लाइन में नहीं थी मैं। लेकिन इसी तरह से मेरी फिर शादी हुई। उसके बाद मैं एक बच्चे भी हो गए। उसके बाद मतलब लिखा था शायद कि मेरी फैमिली सेट हो गई। उसके बाद एक दिल्ली में ही मैं एक फंक्शन में थी, वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट के जज वगैरह, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो वो सब थे। तो मैं वही नटखटपना, चुलबुलापना, तो वो सब ऐसी बात हो रही थी। किसी सीरियल को लेके मैंने ताना मारा। वहाँ दूरदर्शन के कुछ एक डायरेक्टर भी थे। मैंने बोला ये क्या, देखो ना, वो उनसे बोला नहीं जाता, वो एक्टिंग कैसे करती हैं। एक सीन में मैंने देखा वहाँ मशीन पड़ी थी, दूसरे शॉट में मशीन गायब हो गई। ऐसे करके मैंने कुछ नोटिस किया। तो बोले तुम्हारे में चुलबुलापन तो बहुत है, और लेकिन बोलना में अलग बात है, लेकिन जब तुम कैमरे के पास आ जाओगी तो वो एक अलग बात हो जाएगी। ऐसे तो कुछ भी बोल दे कोई किसी के बारे में भी। तो मैंने बोला नहीं, मैं कैमरे के सामने भी मैं कर सकती हूँ, मेरे को डायलॉग भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं क्या चीज़ उनको अच्छी लगी। देन उन्होंने मुझे अगले दिन अपने ऑफिस में आने को कहा। अभी क्या इंप्रेशन था मुझे कि आप सोचेंगे कि हंसी भी आती है कुछ बातें सोच के, क्योंकि फिल्म लाइन का लोगों पे क्या इंप्रेशन होता है कि ग्लैमरस वर्ड है। तो मैं भी जब उनसे मिलने गई, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के गई, इस तरह का गेटअप लेके गई कि शायद छोटे छोटे कपड़े से पहनने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस समय मतलब लगती भी, मतलब आई यूज टू लुक लाइक 16, मतलब तो उस हिसाब से लुक तो ऐसा ही था। गई तो उस समय एकदम से उन्होंने फिर मुझे कुछ डायलॉग दिए, और कुदरती कह लो या गॉड गिफ्ट कह लो, मुझे कुछ भी, जबकि वो डिफिकल्ट थे डायलॉग्स, कुछ कंप्यूटर पे थे, तो मैंने एक बार रीड किया और मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, और मैंने उनको सुनाया। तो बोले कि आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक चांस दिया, लीड रोल दिया, द ग्रेट एक्सपेरिमेंट, उसका नाम था स्पेस यात्रा। उस समय दूरदर्शन के ही सीरियल बना करते थे, प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे। तो उसमें संडे को आता था वो सीरियल, तो स्पेस पे था। तो उसमें मुझे मिस मोर का उन्होंने कैरेक्टर दिया। और वो बच्चों के साथ था, साइंटिस्ट थे, मैं और एक मेरे साथ एक मेल थे, बाकी बच्चे थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। वाह, वो जर्नी शुरुआत हुई, और एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक आप अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको कला को देख करके। वरना तो शुरुआत करने में बहुत मेहनत लगती है ना, काफ़ी सीखना पड़ता है, लेकिन आपको आपकी चुलबुलीपन को देख के मिल गई रोल। ऐसा वो लिखा था शायद, और वो सब सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए। तो दिल्ली में ही मैंने शुरुआत की, दिल्ली में ही रहती थी मैं। जी। उसके बाद फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद जब मैंने वो फर्स्ट टाइम किया तो एक यूनिट में 50 से 60 लोग होते हैं। तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि जैसे माइक लगा होता है तो माइक पीछे से बोल रहे हैं कि आप इधर रुक दो, मैं देख रही हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मतलब और मिस मोर का मेरा करेक्टर था, तो वैसे ही वो सब कर रही थी मैं। लेकिन
देख रहे थे कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी रीटेक कर रहे हैं, मेरा रीटेक नहीं हो रहा था। तो जो उनमें से और लोग वहाँ पे थे, टेक्निकल लोग जैसे कैमरामैन, डायरेक्टर और जो लोग थे, तो उन्होंने फिर सबने नंबर लिया कि अरे एक नई लड़की आई है दिल्ली में, उसको नया चांस दिया जाए। तो मतलब जब मैं घर पहुंची उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे कॉल आने शुरू हो गए थे। उस समय तक तो मोबाइल भी नहीं होते थे, लैंडलाइन नंबर था, तो फ़ोन आने शुरू हो गए और तांता लग गया था उस समय मेन लीड का। कश्मीर आजकल, जहन्नुम से वापसी, ऐसे दूरदर्शन के कमीशन के बहुत सारे सीरियल्स थे, कोई 13 एपिसोड, कोई 26 एपिसोड। तो उस तरह से मैंने बंधन सीरियल था एक, उसमें भी मेन थी, तो बहुत उत्साह भी था उस समय। तो लाइन लगी, लिस्ट है, हाँ बहुत सीरियल्स किए। लेकिन जब फिर प्राइवेट चैनल शुरू हो गए तो फिर कहते हैं ना कि वो जो क्रेज था वो अपना अलग रुख ले चुका था, कि अब मुझे लगा कि मुझे बम्बई जाना है और प्राइवेट चैनल्स में काम करना और अलग तरीके का नाम करवाना है। तो कीड़ा काट चुका था बेसिकली। फिर उसका घाव तो भरा नहीं होगा और काटते काटते मुंबई पहुंच गए हैं। नहीं, घाव उसका एक्चुअली शायद कभी कुछ नहीं करने भरता। का मतलब घाव मतलब यहाँ इन द सेंस कुछ अच्छा करना है, कुछ और करना है, ये कुछ वाला। पता नहीं, कुछ मुझे लगता है कि भगवान, अब तो मैं बाबा बोलती हूँ कि मुझे ना उन्होंने ऐसे हमेशा हाथों पे रखा है। हम एक बंधन सीरियल की शूटिंग, बंधन नहीं, ये जहन्नुम से वापसी, कश्मीर का सीरियल था, तो हम पत्नी टॉप कश्मीर में शूट, वहाँ सब शूट किया था। तो वहाँ पे डायरेक्टर जो थे वो बॉम्बे के थे, अरविंद स्वामी, और असिस्टेंट जो डायरेक्टर थी उनकी वो भी बॉम्बे से ही थी। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। ऑफ द स्क्रीन जैसे कैमरा कट होता था तो मैं, रोने का सीन होता था तो एकदम से जैसे कैमरा कट हो मैं कहती थी अच्छा एक शेर सुनाओ, एक जोक सुनाओ। तो बोलते तो स्पॉन्टेनियस कैसे मूड चेंज कर लेती है। अच्छा। तो उन्हें भी वो चीज़ अट्रैक्ट करी और उन्होंने मुझे ऑफर दिया बॉम्बे आने का। तो बस जिस मौके के इंतजार में थी, मैंने तो एक सेकंड नहीं लगाया। फिर वो जो डायरेक्टर असिस्टेंट थी उसके साथ मैं बॉम्बे आई। पर मुझे पहले ये था कि शुरू से ही मुझे ना ऐसा क्रेज नहीं रहा कि मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊं। मुझे ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे परिवार सफर करे। तो हमारा आउटडोर पब्लिसिटी का बिजनेस था उस समय। तो मैंने पहले वो हमने बिजनेस सेटअप किया बॉम्बे में। अच्छा। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला 3 महीने दो, मैं जैसे आदमी लोग भी तो जाते हैं ना बाहर काम करने जाते हैं कुछ, गिव मी 3 मंथ्स। तो 3 महीने भी नहीं लगे थे। मैं मेरे ख्याल जून जुलाई में आई थी और अगस्त में मेरा सेटअप हो गया। सितंबर में हम शिफ्ट हो गए विद कार वार लेके, हम लोग सारा सामान लेके बॉम्बे आ गए। मेरी फैक्ट्री सेट हो गई बॉम्बे में। और उसके बाद फिर मैंने टीवी सीरियल्स अपने स्टार्ट किए। और यहाँ आके भी क्योंकि दिल्ली के काफ़ी लोग थे यहाँ पे जो सेटल्ड थे और वो पहचान भी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया और उन्होंने रिकमेंड करते गए और काफ़ी सीरियल्स मैं करती गई। उसके बाद हमारे एक दिल्ली के ही प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी बॉम्बे में एक तलाक क्यों सीरियल जिसके 700 से ऊपर एपिसोड थे, उसमें एज एन एक्ट्रेस भी मैंने किया और उन्होंने मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर का काम दिया। पहले तो एज अ ट्रायल पे ऐसे उन्होंने 1-2 एपिसोड कराए, लेकिन वो कुदरती इतनी अच्छी परफेक्शन हो गई कास्टिंग में कि उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया उसमें। और वो कास्टिंग डायरेक्टर उससे बन के फिर ऐसा हो गया कि और बहुत लोगों ने, जैसे सुनील अग्निहोत्री ने एक सीरियल किया था जिंदगी एक सफर, उसमें वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज मेरा भी कास्टिंग कर दो, तुम्हारा बड़ा अच्छा है, और घर आके मुझे चेक देके गए एडवांस। तो इस तरह से पर्दे के पीछे भी मेरे काम शुरू हो गए। तो मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर बहुत किया। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर करते करते मैं इतना मतलब परफेक्शन आ गया कि मुझे लगा कि मैं कुछ प्रोड्यूस भी करूं। प्रोड्यूस करने से पहले सीखना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने कई प्रोडक्शन हाउस में एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम किया ताकि मुझे काम अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद एक्टिंग तो साथ साथ चली रही थी। फिर एज अ प्रोड्यूसर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिर 2 बड़ी फिल्में भी बनाई जो कि रिलीज की। ऐसे रहा। कौन सी फिल्म थी, उनका नाम? डेजी विला तन मन और धन थी, रिलीज हुई और बहुत अच्छी, मैंने पैसे भी कमाए। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब कभी काम नहीं होता था ना तो डिप्रेशन होता था। कई बार ऐसा होता था काम आता था तो बहुत सारा काम आता था, एक साथ आता था कि यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है। और जब नहीं होता था ना तो घर में बैठे ऐसा लगता था, मतलब उस
डिप्रेशन के ना शब्द नहीं है। ऐसा लगता था क्या करो, किसको कॉल करो, कैसे काम मांगो। आज का टाइम और वो टाइम में बहुत फर्क है। आज इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी मतलब वेब सीरीज बन रही हैं, मतलब उस समय इतना नहीं था, लिमिटेड प्रोडक्शन हाउसेस थे। तो मतलब ना वो जो डिप्रेशन था ना, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपने आप को निकली। मैं प्रार्थना कह लो, प्रेयर कह लो, वो सब करके बड़ी मुश्किल से उससे निकली। मतलब अपने आप को संभाला। कोई संभालने वाला तो ऐसे होता नहीं है। तो बहुत लोगों को भी देखा जो बड़े बड़े एक्टर लोग हैं ना, जब कभी काम नहीं होता था तो उनको मैंने डिप्रेशन में देखा। तो उस चीज़ को समझ के मुझे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों, जब मेरा ब्रेड बटर तो चल ही रहा है, मेरे पास दूसरा काम है, मेरा फैक्ट्री है मेरा, फिर ऐसा क्यों है कि मैं अधीन हूँ, कि मुझे काम नहीं मिल रहा है और मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो अगर ये मुझसे छूटता है तो मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मैं उसके अधीन हो गई ना, इसका मतलब एक चीज मुझे नहीं मिल रही और मैं डिप्रेशन में आ गई। भाई भूखी तो मर नहीं रही हूँ। बराबर। फिर तो इस चीज को लेके मैं परेशान थी। लेकिन फिर वही बात है कि अपने लिए, खुद के लिए प्रोडक्शन चालू किया। वो टाइम करते हुए समस्याएं आती तो फिर धीरे धीरे समाधान का भी एक रास्ता खुलते जाता है। जिंदगी में बस एक ऐसा मोड़ आया, एक इतना कह दो ना कि एक बम फट गया मेरी लाइफ में। अच्छा। जिसने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। वो बम ऐसा था कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा, उसने हमेशा के लिए हमें छोड़ दिया, उसने शरीर त्याग दिया। अच्छा। 2017 में। कैसे, तबीयत का कुछ उसका नहीं, सडन था एक्चुअली। गणपति बिठाया था घर में, उसका बहुत मन था, तो 2 रात वो जागा था पूरा। तो संडे का दिन था, उसने मुझे बोला कि कुछ ये सुन्न है ये पोर्शन, तो ब्लड टेस्ट करा लेते, क्योंकि एक बार पहले भी उसका कुछ इन्फेक्शन हुआ था तो प्लेटलेट्स कम हो गए थे। तो मैंने सोचा 2 दिन जागा है, 2 रात से, तो देखते कुछ ये प्लेटलेट का चक्कर ना हो। तो बोला मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और ये चीज़ है। तो पास में, नाम नहीं लूँगी, बड़ा हॉस्पिटल है पास में, हम वॉक करते ही गए थे कि चलो ब्लड टेस्ट करा लेते। अब संडे का दिन था इसलिए उधर चले गए। तो हिज ऑल रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। तो लेकिन उसका बीपी लो था। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला, इमरजेंसी में था, कि इसको शॉक देना पड़ेगा। तो उसको शॉक सुन के बोला कि मैं कोई पागल हूँ जो मुझे शॉक देना पड़ेगा। उसको वॉमिट आया। तो डॉक्टर्स ने बोला नहीं, शॉक देने का हमारा मतलब ये होता है, जब बीपी लो होता है तो शॉक देना का मतलब होता है उसको बीपी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो घबराहट में उसको वॉमिट आया और पता नहीं क्या हुआ इतने टाइम में, क्योंकि उन्होंने बोला इतने पैसे जमा करो ये वो। तो मैं जस्ट घर पे गई थी, बाई चांस कैश था तो लेने गई थी, क्योंकि एटीएम भी उस समय नहीं था। तो जब तक लेके आई ना, पता चला वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया उसको। तो बड़ी मतलब हुआ कि एकदम से क्या हुआ। और संडे का दिन था तो मैंने उनको बोला मुझे रिपोर्ट्स दो, सेकेंड ओपिनियन लेना है। बट बोले सर्वर डाउन है, रिपोर्ट्स नहीं मिली। तो अगले दिन कुछ संडे को रात को मैं बहुत भक्ति बहुत करती थी। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो मेरे मंदिर में नहीं होते थे। उल्टा मेरा बेटा कई बार मजाक करता था, मम्मी लेडी भगवान रह गई हो तो कर लो उनका भी, फिर मेरी पेट पूजा भी करा दो। तो ही यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। तो 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम था। मैं पूजा करी थी मंदिर में बैठ के कि वो अंदर हॉस्पिटल में एक जने से ऊपर रुक नहीं सकता आईसीयू के बाहर। तो अचानक से जोत चल रही थी, वो बुझ गई। अच्छा। तो मुझे लगा कुछ तो हुआ है। और अचानक से ना मैं उठ गई मंदिर में से और मैंने बोला भगवान ये मत सोचना मेरे को तेरे पर विश्वास नहीं, मैं इसलिए उठी हूँ। कुछ तो है, कोई शक्ति है, कुछ ये हुआ है, क्यों है, क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अगले दिन सुबह गई हॉस्पिटल। तो एक वहाँ पे ड्यूटी पे एक फीमेल डॉक्टर थी, ऑलमोस्ट ऑफ माई एज। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं खड़ी थी आईसीयू में, बोले कि मैं वही मंत्र ऐसे कुछ पढ़ रही थी। तो उससे मुझे बोला नहीं कि बाहर जाने को, नहीं तो जनरली 5 मिनट रुकने नहीं देते, चलो चलो चलो। तो मुझे बोली कि आपको किसी को बुलाना है तो बुला लो, क्योंकि मेरा भी इतना बड़ा बेटा है और आई एम सॉरी बिकॉज याद आती है तो थोड़ा सा इंसान इमोशनल। हाँ, तो बोले कि आप, क्योंकि व्हेन ही केम ही वाज ओके।
मैंने बोला नहीं बताइए, उसको कुछ हुआ है क्या, वो ठीक है? बोली मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आपने किसी को बुलाना है तो बुला लो। और मैं समझ गई कि कुछ तो हुआ है। फिर यहाँ से ना मेरा दूसरा रूप मतलब वो खत्म हो गया, मुझे ना बेचैनी शुरू हो गई कि बता क्यों नहीं रहे। फिर मैंने उनको प्रेशराइज करना शुरू किया, प्लीज लड़ाई की उसमें मुझे रिपोर्ट्स दो, मुझे रिपोर्ट्स दो, मुझे सेकंड ओपिनियन लेना है। तब भी उन्होंने नहीं दिया, तो मेरे को किसी ने मीडिया वाले का नंबर दिया, तो मैंने वहीं से आईसीयू से ही फ़ोन किया कि प्लीज़ ऐसे ये लोग मुझे वो कर रहे हैं, बता नहीं रहे क्या हुआ है। और तो उन्होंने जल्दी से जो आईसीयू में थे, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, ऐसे मुझे बाहर निकाल दिया। तो उसके आधे घंटे में उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ नॉर्मल, और आप इतने पैसे जमा करो, बॉडी लेके जाओ। समझ में तो आया, फिर वो उसके हिसाब से पता चल गया था कि रात में ही हो गया था उसका, जो टाइम पे मुझे हुआ लगा ना इंट्यूशन जो हुआ था। बस उस समय तो 28 अगस्त की बात है 2017, क्या बारिश हुई थी बॉम्बे में, जैसे एक आत्मा मतलब वक्त से पहले चली गई और आसमान भी रो रहा हो। पूरा बम्बई मतलब यहाँ तक पूरा पानी भर गया था, मतलब क्रेमेशन के लिए भी जाने की जगह नहीं थी, कारें इतनी डूब गई थी उस दिन पानी में। तो खैर उसका करके हम आए। उसके बाद हम घर में ना कोई भी रोते नहीं थे, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी आई हुई थी, बाकी तो सब चले गए थे। तो ये देख के कि हम कोई भी एक जना रोएगा तो उसको दूसरा भी रोएगा, ये सोच के हम बहुत कंट्रोल करते थे। क्योंकि इतना तो सबको पता है, एजुकेटेड इंसान को सबको पता है कि हम आए हैं, जिसने भी शरीर लिया है वो जाना ही है एक दिन। लेकिन फिर भी अपनों का जाने का दुख सबको होता है, उसमें भी माँ सबको का दिल माँ बहुत, लेकिन फिर भी हम नहीं रोए। आपस में काफ़ी हम लोगों ने एक दूसरे को संभाला, लेकिन अंदर से ना जब कोई खुल के भी नहीं रोते ना तो अंदर घुटन रह जाती है, यादें, वो सारी कहानी पूरे उनके साथ। तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते थे, कुछ नहीं, अपने अपने में। मेरा छोटा बेटा कंप्यूटर पे लगा रहेगा, मैं मम्मी से भी, मम्मी आइसक्रीम खाओगे, मम्मी कोई नहीं, मतलब ऐसे करके ना माहौल ऐसे रखता था। तो फिर मेरे फिर एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मोनिका पटेल है मेरी फ्रेंड, उसको फ़ोन किया। मुझे पता था वो ब्रह्मा कुमारीज़ में है। मैंने कहा मुझे ना कहीं जाना है और पैसे मेरे पास है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को कैसे इकट्ठे करके दिए थे, अभी मेरे पास नहीं है। तू एक बात बता, मैं फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारीज का जाती थी मैं पहले, मतलब लेके खींच के जाते, लेकिन इधर से निकल जाता था। कोर्स भी किया, आधा अधूरा करके छोड़ दिया। बेटा भी जो गया है वो भी गया था वहाँ पे, समझ में नहीं आया अपने को कुछ भी, मतलब ऐसे लगता है जैसे मंदिर में ही जा रहे हैं, मूर्ति के आगे ही, कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो अब यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट यही था कि कोई फ्री की जगह मिल जाए मुझे जाने के लिए। मैं कहा यार तुम्हारा माउंट आबू में है, मेरा मन बड़ा अशांत है, तो बोली यहाँ ऐसे तो जा नहीं सकते, तो यहाँ तो एंट्री ना जाने के लिए आपको सेंटर जाना पड़ेगा। तो सेंटर तो मैं पहले गई हुई थी, मुझे पहचानते भी थे उस समय। कुछ मेरे बेटे के जाने से पहले कुछ मेरे सीरियल्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे, जैसे शक्तिमान सीरियल मेरा बहुत फेमस हुआ था, और क्राइम पेट्रोल की ऑलमोस्ट हर स्टोरी में मैं होती थी मदर कैरेक्टर, लेकिन लोग मतलब काफ़ी वो था। हाँ, तो उसके बाद बोली सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं सेंटर पे गई। उससे पहले जो वहाँ की सेंटर की दीदी थी, नम्रता बहन थी, बहुत ही उन्होंने, आज भी मैं याद करती हूँ, उन्होंने मुझे शायद पहले किसी ने उन्हें बता दिया था कैसे से इनके साथ हुआ है, तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला अरे आज तो अंजलि बहन आई हैं, जैसे कहते हैं ना पता नहीं कौन आ गया, उनकी शब्दों में इतना खिंचाव था। तो थोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई मतलब जैसे अटेंड करते हैं। तो वहाँ की सब बहनों ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के ना थोड़ा 5-10 मिनट में उन्होंने इतना अच्छा मुझे ज्ञान दिया कि तुम्हारा बेटा जहाँ गया है वो आत्मा भी जिंदा है, वो शरीर सिर्फ गया है, आत्मा ने कोई और रूप ले लिया है, अगर आप रोगे तो उसको तकलीफ होगी। तो इस तरह से उन्होंने उनके शब्दों में इतना मिठास और इतना प्यार और इतनी मतलब अच्छा ज्ञान था ना, इतने सहज तरीके से उन्होंने मुझे समझाया कि मतलब मैं थोड़ा सा वहाँ पे मेरा मन शांत हुआ, जो अंदर से बेचैन था। फिर अंदर तो क्वेश्चन वही चल रहा था ना, मुझे जाना है। तो उन्होंने छूटते ही मुझे पूछा अंजलि माउंट आबू जाना है, जबकि उनके साथ मेरी कोई बात नहीं थी। मैंने बोला अरे इनको, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं तो इसीलिए आई हूँ। मुझे लगता है बाबा का एक टचिंग कनेक्शन जोड़ रहा है। कनेक्शन। तो उन्होंने, मैंने कहा मैं तो आई इसीलिए हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने जनवरी में बोला जाओ।
उसके बाद जनवरी में यहाँ आई, शांतिवन में गई। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो तो गजब ही था। वो तो ऐसा था कि मतलब जो मैं सोचा था कि एक शक्ति है जो मुझे उस समय कर रहा था, लगा था, मैंने बोला यही वो शक्ति है। जो मूर्तियाँ हम देखते हैं इनसे ऊपर कोई है, वो यही है। फिर उसके बाद नम्रता बहन ने मुझे बॉम्बे, यहाँ फिर बॉम्बे में उन्होंने ना मुझे सेवा में लगा लिया। जैसे कवि शिवानी दीदी आई, उनकी उसमें कुछ लगा दिया, जिससे मैं उनके टच में रही, तो थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो उसके बाद दयाल भाई मिले, उन्होंने भी मुझे मौका दिया, जैसे सिंटा में कि यहाँ से करो, तो एक माइंड डाइवर्ट होके ना एक नई दिशा मिल गई। सेवा के लिए एक मन भी तैयार। हाँ, उस समय ये तो नहीं था मुझे कि मैं सेवा कर रही हूँ या कुछ है, ये सब पता ही नहीं था कि सेवा कुछ होती है। उस समय तो ये था कि मुझे एक जरिया मिल रहा था उससे बाहर आने का, एक मतलब कि मुझे मज़ा आ रहा था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे एक स्पिरिचुअल सी नॉलेज मिल रही है, स्पिरिचुअल मज़ा आ रहा है। एक जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे हट के मुझे कुछ अलग ही अनुभव हो रहे थे। तो उस समय तो मैं करती गई ये सब, तो धीरे धीरे ऐसा हो गया। उसके बाद 1 साल बाद तो फिर लॉकडाउन ही हो गया, वो सब कोरोना में। लेकिन ना इतनी उस समय 1-1.5 साल में इतनी ज़्यादा भगवान मतलब बाबा की कृपा से, परमात्मा, परम पिता परमात्मा की कृपा से इतना नॉलेज हो गया था कि नॉलेज क्या, शक्ति मिल गई थी कि परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जैसे कोरोना में हमें कोरोना हुआ, हमें पता ही नहीं चला कोरोना भी हुआ है। कोरोना था, टेस्ट में पॉजिटिव आया, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं है। अपने रूम में क्वारंटाइन हुए। बहू मेरी अच्छा, उससे पहले मेरा छोटे बेटे का हमने बाई चांस हो गया और 1 महीने में कोरोना वो हो गया। खाना रख देती थी, बड़े मजे से हम इंजॉय भी किया, टीवी देखा, कुछ नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो टाइम भी निकल गया आराम से। और जब भी कोई कठिनाई परिस्थिति आती थी ना, बस ये ध्यान लगता था कि मुझे पता है तुमने, जैसे हम अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते ना, इतना तो पता चल गया था कि हम उसके बच्चे हैं, और अगर हम उसके ऊपर छोड़ देंगे जो अपने हाथ में नहीं है और उस पर छोड़ देंगे तो उसने संभालना ही संभालना है। तो लॉकडाउन में हमारी कुछ प्रॉपर्टी है दिल्ली में, हमने बना ली अपना, धीरे धीरे कमा के ना प्रॉपर्टी बनाते गए। तो माइंड में ये था कि जब हम एक टाइम पे पहुंचे, हमें कुछ काम ना करना पड़े, हमें फिक्स इनकम आए। तो लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन आई कि ऐसा लगा था कि मकान खाली होएगा, किराया नहीं आएगा। लेकिन वो परिस्थिति में, क्योंकि नहीं किराया आता तो दिक्कत हो जाती फाइनेंशियली, तो ऐसा हो गया। लेकिन हमें लॉकडाउन में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो हमारा कहीं किराया रुका हो, कहीं हमारी पेमेंट रुकी हो। मतलब फ्लो वैसे ही चलता रहा, उल्टा मुझे लगता है ज़्यादा ही आया, क्योंकि जिनके पास लॉकडाउन में काम नहीं था, मतलब ऐसा हो गया, हमारी गाड़ी खड़ी थी अच्छी खासी, हाँ, वो लॉकडाउन में एक एजुकेशनल प्रोग्राम बन रहा था, उनको स्पेशल परमिशन थी। उन्होंने बोला हम तुम्हारी गाड़ी ऐसे खड़े है, हमें दे दो रेंट पे, लेके जाना है, सुबह लेके आना है, 30,000 दे देंगे आपको, पेट्रोल वाटर सब। मैं ये बढ़िया है, 30,000। ऊपर से मेरे डॉटर इन लॉ, मेरे सन, वो भी उसी एजुकेशनल जो था उसी में, उनको भी उन्होंने बोला जॉब, और बड़ी अच्छी सैलरी। मतलब जो सोचा भी नहीं था। इसका मतलब देखें, परीक्षा भी आए पर परीक्षा से लड़ने की शक्ति भी बाबा देता है, और वो आपने फील किया है। ये तो बहुत मुझे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है कि रास्ते होते हैं। अब मान लो जैसे यहाँ मिट्टी जमा है, जब तक हम साफ नहीं करेंगे तो कैसे दिखेगा नीचे कांच है या क्या है। तो रास्ते होते हैं। हम लोगों ने ना अपने आप पे ना इतना ज़्यादा परेशानियों से वो परत बिछाई हुई होती है ना, सोच सोच के अपनी सोच की वजह से, कि हमें हमारे वो आंखों के आगे ना धूमिल हो जाता है, तो वो हमें दिखता नहीं है। और जब हम अपने आप को सपुर्द कर देते हैं ना मेडिटेशन, क्योंकि ना मेडिटेशन से क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि हमने अपनी सोच को इतना ज़्यादा वो कर दिया है ना, मतलब कीचड़ भर दिया उसके अंदर, तो हमें वो रास्ता ही नहीं दिखता। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ, अगर किसी को ये ज्ञान नहीं भी समझ में आया, आम लोग भी है ना, वो सिंपली मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप हर परिस्थिति से निकल सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो। यहाँ पे आप जैसे देखिए, आप बिंदी कोई क्यों लगाते हैं, यहाँ पे टीका कोई क्यों लगाता है, यहीं पे क्यों लगाता है, यहाँ वहाँ क्यों नहीं लगाते।
क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे आत्मा रहती है, सोल रहती है, उसका घर है ये। तो जब आपको कुछ नहीं सूझे ना, सिंपल आप याद करेंगे मेरी बात को, कोई भी जना मतलब दे एक भी आजमा के देख लीजिएगा इस चीज को। आप खाली आंख बंद करके बैठिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आप तो ये बॉडी है और यहाँ आपकी सोल है, उससे बातें कीजिए, उसको सारी अपनी बात बोलिए। उसको तो पता ही, आपको पता ही है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ बोले और उसका कनेक्शन फिर अपने परमपिता परमात्मा से जोड़ दीजिए। वो यहाँ कही हुई बात डायरेक्ट वहाँ चली जाएगी। और जो आप सबसे पहला तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि आप जो इतनी खलबली में हैं, परिस्थिति कठिनाई जो आपको परेशान किए हुए है, पहले तो वो आप जैसे कहते हैं ना समुद्र में तूफान आया, उछाले आए, है ना, या हाईटेक होता है तो पीछे जब पानी जाता है तो शांत हो जाता है ना। सबसे पहले तो आपको उस थोड़ा खलबली आपकी शांत हो जाएगी। फिर सेकंड क्या होगा, आपको वो कठिनाई से निकलने का रास्ता दिखेगा। और जब रास्ता दिखेगा ना तो आप वो इतना आसान लगेगा आपको। कहते हैं ना कि जब भी कुछ समस्या आए, समस्या की तरफ ध्यान मत दो, उसके समाधान की तरफ ध्यान दो। जो जितना जिस पे वजन डालेंगे उतना ही वो भारी होगा। समस्या को डिस्कस करते रहेंगे, वो भारी होती जाएगी। बेटर है उसको हल्का करो, उसके सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन को देखोगे तो सॉल्यूशन भारी होएगा, मतलब हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें समस्या को नहीं बढ़ाना है। समस्या को तो सबसे बड़ा ये है दृष्टिकोण अपना समाधान के तरफ जाए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कठिनाई ना हो, परिस्थिति कुछ हो ना हो, सब कुछ होता है। अंजलि जी, आपके अनुभव सुनते रहने का मन कर रहा है, परंतु समय के साथ फिर मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्रेरणादायी आपके अनुभव हैं। जो भी सुन रहे होंगे निश्चित रूप से उनके अंदर एक आत्मविश्वास कहो, एक दुख से लड़ने की, दुख भी एक्चुअल में दुख कहने से दुख होता है, दुख महसूस होने की बात है। परंतु आपने एक बहुत अच्छी अनुभूतियों के साथ आज के इस एपिसोड को हमारे साथ साझा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से अंजलि अरोरा जी ने अपनी व्यक्तिगत जीवन की इस यात्रा को, चाहे वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को उन्होंने एक आध्यात्मिक रूप से सशक्त होकर के कैसे आगे बढ़ी हैं। और सही बात भी यही है कि वास्तव में समस्याएं कुछ होती नहीं हैं, दुख तकलीफ़ें होती नहीं हैं, ये सब केवल हमारे कमज़ोर संकल्पों की रचना है। जब हम सोच लेते हैं कि हम दुखी हैं तो दुखी होते जाते हैं, जब सोच लेते हैं ये बात समस्या है तो समस्या बन जाती है, लेकिन उसका कोई साकार रूप नहीं है। ये सब हमारे विचारों पर, सोच पर आधारित होता है। आप भी देखिए अपने जीवन को झांक के, तो कहीं न कहीं कई ऐसी बातें हैं जिसे आप समस्या कहते हैं, लेकिन समस्या को आप समाधान की ओर आप ले जाएंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे और परमात्मा का साथ आपके जीवन में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप जीवन में खुशी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी आप प्रेरणा दे सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।